स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों से हमने डिस्कस किया था कि इसके पहले हमने ट्रांसपोर्टिंग प्लांट के दो टॉपिक्स, दो पॉइंट, दो पार्ट कर लिए थे डिस्कस। आज हम उसी के तीसरे पार्ट पर डिस्कशन के लिए आ रहे हैं। तीसरा पार्ट, जैसा कि हम लोग जब पहले डिस्कस किए थे तो हमने ये डिस्कशन अपना कंटिन्यू किया था टिल प्लाज्मोलिसिस। हम उसके आगे एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करेंगे, इम्बिबिशन, एंड आफ्टर दैट we will proceed to the next topic, that is long distance of transport. So first is, आज हमारे लिए शुरुआत यहाँ से होनी है इम्बिबिशन से। तो शुरू हम यहाँ से करते हैं, that is इम्बिबिशन। अंतःशोषण या अंतःचूषण कहते हैं। अगर आप इम्बिबिशन की बात करें तो आप एग्जैक्टली समझते हैं बेटा कि ये अब्जॉर्प्शन है, एक तरीके का अब्जॉर्प्शन ऑफ liquid by solid, लिक्विड का सॉलिड ने अब्जॉर्प्शन किया, ऑफ लिक्विड बाय सॉलिड विदाउट फॉर्मिंग सोल्यूशन। ध्यान रहे कि इस पूरी प्रोसेस में सोल्यूशन नहीं बनता, विदाउट फॉर्मिंग सोल्यूशन। ये जो लिक्विड है दैट इज कॉल्ड एज इम्बाइबेट। ये जो लिक्विड है दैट इज कॉल्ड एज इम्बाइबेट, और ये जो सॉलिड है दैट इज कॉल्ड एज इम्बाइबेंट। एक लिक्विड और एक सॉलिड सामने है, एक है इम्बाइबेट और दूसरा है इम्बाइबेंट। ध्यान रहे, लिक्विड के लिए हम, ये तो टेक्निकल वर्ड्स है, इसके अलावा आप लिक्विड फेज, इसको सॉलिड फेज के नाम से भी किताबों में मेंशन किया गया है। So definition can be modified as absorption of liquid phase by solid phase without forming solution is known as imbibition. Imbibition कहते हैं अंतःशोषण, अंतःचूषण कह सकते हैं। उसके थ्रू आप ये प्रोसेस को आगे समझेंगे। ध्यान रहे कि imbibition में जो बात हमें इंपॉर्टेंटली समझनी है वो क्या है। वो ये है कि जैसे सपोज कीजिए कि ये एक सॉलिड है। सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स की डिस्टेंस काफी कम होती है, वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और थोड़े टाइम के बाद आपने लिक्विड इसके अंदर डाल दिया। ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स जो मैंने आपके सामने रखी हैं, ये सॉलिड है और ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। तो जब ये दोनों मिक्स होंगे, सो द स्ट्रक्चर कुड बी लाइक दिस, मॉडिफाइड इनटू दिस। ये ऑर्गेनाइज हुए, थोड़ा डिस्टेंस इनके बीच में आ गई लाइक दिस, और इस डिस्टेंस को ऑक्यूपाई करने के लिए ये इसके बीच बीच में चले गए। सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज, इसी में देखिए सॉलिड के पार्टिकल्स और इसी में देखिए लिक्विड के पार्टिकल्स दोनों साथ साथ रहने लगे। आप इसे कह सकते हैं इम्बाइब्ड, इम्बाइब्ड सॉलिड। ऐसा सॉलिड जो इम्बिबिशन कर चुका हो उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके बेटा, इम्बिबिशन की अगली बातों में जानने लायक बात यह है कि अगर आप इम्बिबिशन का एग्जांपल देखें तो आप एकदम श्योरली समझ सकते हैं। इम्बिबिशन के एग्जांपल्स में आपने पढ़ा है, आपने बताया है that dry wood in water, आप कहते हैं कि दरवाजे और खिड़कियां जो लकड़ी से बने होते हैं ये बारिश के मौसम में थोड़ा हार्ड बंद होने खुलने लगते हैं। ड्राई वुड इन वाटर, मैंने दूसरा लिखा ड्राई सीड, ड्राई सीड इन वाटर। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो आप देख रहे हैं, ये ड्राई सीड, ड्राई वुड, ये सब दोनों सॉलिड फेज हैं, और ये वाटर जो है आपका ये लिक्विड फेज है। और ये मैकेनिज्म जो हो रही है, स्वेलिंग हो जाती है, तो इस मैकेनिज्म को, स्वेलिंग को ही हम इम्बिबिशन एग्जैक्टली कहा करते हैं। इसकी दो प्री रिक्विजिट कंडीशंस हैं बेटा। इम्बिबिशन हो कि ना हो, इसकी दो कंडीशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक वो दो कंडीशंस नहीं रहेंगी, इम्बिबिशन की प्रोसेस सक्सेसफुली नहीं होगी। तो कंडीशंस उसकी क्या क्या है? पहली कंडीशन है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट।
पहली कंडीशन है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, आप कोट कर रहे होंगे जरूर कि ड्राई वुड और ड्राई सीड का क्या मतलब है। ड्राई मतलब ये इनके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन बिल्कुल कम होनी चाहिए, तभी इम्बिबिशन की प्रोसेस सक्सेसफुली हो पाएगी। सो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मस्ट बी सॉलिड एंड लिक्विड इन बिटवीन होना चाहिए। और दूसरा अफिनिटी बिटवीन बोथ फेजेस, सॉलिड और लिक्विड फेजेस के बीच में अफिनिटी भी होनी चाहिए, जो इम्बिबिशन की दूसरी रिक्वायरमेंट है। आप एग्जांपल के थ्रू समझिए, अगर यही मैं ड्राई सीड वाटर में डालने के बजाय, अगर यही ड्राई सीड में वाटर में डालने के बजाय पेट्रोलियम में डाल दूं, तो आप कहेंगे कि नो इम्बिबिशन नहीं होगा ऐसे इवेंट पर। तो ये बात आप यहां पर जरूर ध्यान रखेंगे। तो अफिनिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि विदाउट अफिनिटी के ऐसा हो ही नहीं पाता कि इम्बिबिशन सक्सेसफुली पूरा हो जाए। ओके बेटा, सो दिस इज सेकेंड कंडीशन अफिनिटी, एंड द फर्स्ट कंडीशन इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए दोनों के बीच टू इम्बिबिशन टेक्स प्लेस। अगर हम बात करें थोड़ी और चीजें, तो इम्बिबिशन के 3 पॉइंट हैं, 3 रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट्स अगर आप देखें तो 3 है, तो हमने लिख दिया है रिजल्ट ऑफ इम्बिबिशन। देयर आर 3 prominent results of imbibition are: first, increase in volume of imbibant। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि सॉलिड फेज के अंदर जब लिक्विड पार्टिकल इंट्रोड्यूस हो जाएंगे तो वो उसके वॉल्यूम में इंक्रीज करेंगे। दूसरा है पहले तो इंक्रीज, सेकेंड इज रिलीज ऑफ हीट फ्रॉम सॉलिड से हीट रिलीज होकर के बाहर आएगी। सिस्टम के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी थी पहले से सॉलिड के अंदर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड पार्टिकल रिलीज्ड एज हीट। ये दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देने वाला और सबसे बड़ी बात। डेवलपमेंट ऑफ, जब ऐसा होगा तो इसके साथ ही साथ डेवलपमेंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग प्रेशर, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेशर डेवलप होगा, कॉल्ड इम्बिबिशनल प्रेशर। आईपी कहते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर डेवलप होगा इस सिस्टम में जब वो इम्बिबिशन करता रहेगा। इम्बिबिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंस ध्यान देने वाली चीज का है, आप जरूर इसे याद रखेंगे। एनसीईआरटी में लिखा है कि सिग्निफिकेंस है इम्बिबिशन का सीड जर्मिनेशन। अगर इम्बिबिशन ना हो तो सीड जर्मिनेशन नहीं होगा, बिकॉज सीड को जब आप मिट्टी में डालते हैं तो वो इम्बाइब करता है, बाहर से पानी को इम्बाइब करता है, धीरे धीरे उसके अंदर रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टेरिक होता है, रेस्पिरेशन की रेट में स्टीप राइज होता है और तब वो जर्मिनेट करना स्टार्ट करता है। तो सीड जर्मिनेशन बेस्ट सिग्निफिकेंस है इम्बिबिशन का, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी। हम आगे बढ़ते हैं इन चीजों को कंप्लीट करने के बाद। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम इन सब के बाद शुरू करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर या अदर सब्सटेंसेस, सैप की बात भी हम कर सकते हैं। फिलहाल हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पर आ रहे हैं। मैंने पहले ही आपको बताया कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास एक अलग वर्ड है, दैट इज ट्रांसलोकेशन। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के साथ साथ हमारे पास एक अलग वर्ड है, वो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ये जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, जिसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, बेटा आपने पढ़ा कि जाइलम एंड फ्लोएम
इन्वॉल्व्ड। इस प्रोसेस में जाइलम और फ्लोएम इन्वॉल्व होते हैं। मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म है जो मेनली वो ये है कि बल्क फ्लो और मास फ्लो, बल्क फ्लो या मास फ्लो, ढेर सारे सब्सटेंस एक साथ बंच में, क्लस्टर में फ्लो करते हैं। ठीक है। फ्लो ऑफ वन सब्सटेंस, फ्लो ऑफ वन सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन अदर। एक सब्सटेंस का फ्लो दूसरे सब्सटेंस पर डिपेंड करे अगर, तो हम उसे कहते हैं बल्क फ्लो। यानी एक तो ये बात इंपॉर्टेंट है, दूसरी ये बात भी इंपॉर्टेंट है, फ्लो इन बंच या क्लस्टर। एक बात ध्यान से समझिए बेटा आप लोग, और वो ये है कि जब भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है, जाइलम फ्लोएम का इन्वॉल्वमेंट होता है, मास फ्लो या बल्क फ्लो होने लगता है, तो हम एक बात ध्यान रखते हैं, जब इनिशियल बातें शुरू हुई तो ऐसा कहा जाने लगा कि डिफ्यूजन ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो सब्सटेंसेस को ऊपर ले जा सकता है। अर्लियर साइंटिस्ट यूज्ड टू बिलीव डिफ्यूजन एज स्ट्रॉन्ग फोर्स, बट हम ये बात जानते हैं कि डिफ्यूजन इज वेरी स्लो। उतने स्लो ट्रांसपोर्ट से चीजों को हम ऊपर ले नहीं जा सकते और वो उतना काम एग्जैक्टली करेंगे नहीं। यानी कि हम बात कर रहे हैं कि अर्ली साइंटिस्ट जो भी थे, अर्ली साइंटिस्ट कॉल्ड डिफ्यूजन एज, हम बात कर रहे हैं डिफ्यूजन की, डिफ्यूजन एज स्ट्रॉन्ग फोर्स, कॉल्ड डिफ्यूजन एज स्ट्रॉन्ग फोर्स। जो अर्ली साइंटिस्ट है वो डिफ्यूजन को स्ट्रॉन्ग फोर्स कहते थे, बट हम ये जानते हैं कि इट इज वेरी स्लो। ध्यान रहे कि और टिपिकल सेल, एक टिपिकल सेल अगर आप लेते हैं, टिपिकल सेल ऑफ प्लांट, तो उसका डायमीटर है 50 माइक्रोमीटर, इसका डायमीटर है। ध्यान रहे कि इस 50 माइक्रोमीटर की एक सेल को क्रॉस करने में इट टुक 2.5 सेकेंड्स बाय डिफ्यूजन। अगर डिफ्यूजन हो रहा है, एक सेल को पार करने में 2.5 सेकेंड लगेंगे। सो टू एसेंट वाटर इन 80 मीटर प्लांट, एक 80 मीटर प्लांट में it may require about years। एक 80 मीटर के प्लांट में वाटर को ऊपर चढ़ाने के लिए लगभग साल लग सकते हैं और ज्यादा टाइम भी लग सकता है, जबकि हम ये कहते हैं कि ये प्रोसेस बहुत फास्ट है। हमने एग्जांपल के थ्रू समझा कि जैसे अगर एक कोई भी व्यक्ति एक डिस्टेंस से दूसरी डिस्टेंस में जा रहा है, सपोज देयर इज 100 मीटर डिस्टेंस, 100 मीटर डिस्टेंस है, हम ये जानते हैं कि 100 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में एक सर्टेन टाइम लगता है। कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि मैं 100 मीटर डिस्टेंस 2 सेकंड में गया, तो इसका मतलब है कि वो पैदल तो नहीं चल रहा होगा, वो किसी दूसरे व्हीकल के थ्रू होगा जो 100 मीटर डिस्टेंस को 2 सेकंड में ट्रेवल कर सकता है। यानी डिफ्यूजन कैन नॉट बी द मैकेनिज्म फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस सो रैपिडली। इतना रैपिड ट्रांसपोर्ट है कि हमने डिफ्यूजन के लिए डिनाई कर दिया, हमने कह दिया कि डिफ्यूजन कैन नॉट वर्क इन दिस वे, कुछ और है जो चल रहा होगा यहां। सो हम उसके रिगार्डिंग वन बाय वन बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, अगर देखें आप इस बात को तो आप कहते हैं इन कंट्रोल ऑफ टू फोर्सेस, ये दो फोर्सेस के कंट्रोल में है। लेट मी मेक इट क्लियर टू यू, वेरी मच क्लियर। दिस इज स्टेम, दिस इज अ सिंगल वाटर मॉलिक्यूल, ये एक
सिंगल वाटर मॉलिक्यूल है मान लीजिए बेटा। इस वाटर मॉलिक्यूल को ऊपर भी ले जा सकते हैं, इसी तरीके से ऊपर एक फोर्स लगा और नीचे भी एक फोर्स लगा है। आप कहते हैं कि दिस इज अ पुलिंग फोर्स, एक पुलिंग फोर्स है जो इसे ऊपर की ओर खींच रहा है। देयर इज अ पुशिंग फोर्स, एक पुशिंग फोर्स है जो इसे नीचे से ऊपर की ओर धकेल रहा है। ये जो पुलिंग फोर्स है दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन पुल, और ये जो पुशिंग फोर्स है इसे कहते हैं रूट प्रेशर। व्हाट वी कॉल इट एज रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशन पुल, रूट प्रेशर। एक बात ध्यान देने वाली है कि ट्रांसपिरेशन पुल को हम नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और रूट प्रेशर को हम पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। समझ लेते हैं, ये जो पुलिंग फोर्स है ट्रांसपिरेशन पुल जिसे कहते हैं, अगर आप इसकी बात करें तो हमने कहा कि डेवलप्ड ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर इन कॉलम, कॉलम से वाटर का लॉस होता है बाय ट्रांसपिरेशन, तब ये फोर्स डेवलप होता है, खींचने वाला फोर्स। जो पुशिंग फोर्स है मैंने कहा डेवलप्ड ड्यू टू एडिशन ऑफ वाटर इन कॉलम, कॉलम में वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन हुआ, उसकी वजह से अगर कोई फोर्स डेवलप होता है देन द फोर्स इज नोन एज पुलिंग फोर्स, पुशिंग फोर्स। क्लियर है बात? इस तरीके से ये जाता है। आपने समझा होगा कि जब कभी when a car gets broken down on road, there can be two types of mechanism to pull that car or push that car by someone. So this water can be understood as that car, and the stem is the track on which the car travels. ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस के दो फोर्सेस मैंने आपके सामने रखे, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक एंड नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक। वन बाय वन हम इन्हीं बातों को एक्सप्लेन करेंगे बेटा, इसी चीज को हम आगे बढ़ाएंगे। जब हम इस चीज में आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट आता है पैथवेज ऑफ ट्रांसपोर्ट। हैव अ लुक, सबसे पहला पॉइंट आता है पैथवेज ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के दो बेसिक पैथवेज हैं। पहले नंबर पे एक है एपोप्लास्टिक और दूसरा है सिम्प्लास्टिक। एपोप्लास्टिक पैथवे है और दूसरा बेटा सिम्प्लास्टिक पैथवे है। एपोप्लास्टिक पैथवे और सिम्प्लास्टिक पैथवे, हम इन दोनों को समझ लेते हैं वन बाय वन करके। जो एपोप्लास्टिक पैथवे है उसमें मैंने मेंशन किया आपको कि वाया डेड पार्ट, ब्रैकेट में लिख दिया दैट इज सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेस, सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेस। सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस के वजह से ये पैथवे वर्क करता है, उसी के वाया चलता है। सिम्प्लास्टिक मैंने कहा वाया लिविंग पार्ट, ब्रैकेट में लिख दिया दैट इज साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मोडेस्माटा। साइटोप्लाज्म और प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा आप जानते हैं कनेक्शंस कहलाते हैं। साइटोप्लाज्म प्लाज्मोडेस्माटा के वाया ये चलता है, तो ये हमने सेकेंड पॉइंट में डिस्कस कर रखा है। अगर आप एपोप्लास्टिक पैथवेज पर हैं तो आप एग्जैक्टली समझ जाएंगे फॉर 96% ट्रांसपोर्ट, इसे कहते हैं फॉर 4% ट्रांसपोर्ट, इसके अंदर ट्रांसपोर्ट
पैसिव होगा विदाउट एटीपी, नो एटीपी। इसके अंदर ट्रांसपोर्ट एक्टिव होगा, यहां मैंने लिख दिया विद एटीपी। जो एपोप्लास्टिक होगा बेटा, जो भी एपोप्लास्टिक पैथवे को फॉलो करेगा, उस सिस्टम में रन करेगा, वहां मैंने ये बताया कि नो रेजिस्टेंस। जो डेड है उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं, नो रेजिस्टेंस। यहां मैंने लिखा हाई रेजिस्टेंस। आप ध्यान रखें, जिसका नो रेजिस्टेंस है उसको हम पैसिवली भी प्रोसीड करा सकते हैं, जिसका रेजिस्टेंस हाई है उसे हमें एक्टिव कराना पड़ेगा। इसी के साथ मैंने आपसे यह भी कह दिया कि जो एपोप्लास्टिक पैथवे है, मुझे लिखना है यहां पर इंडिपेंडेंट ऑफ सेल्यूलर मेटाबॉलिक स्टेट, सेल्यूलर मेटाबॉलिक स्टेट। और यहां हमने कहा डिपेंड्स ऑन मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ सेल, मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ सेल। ये ऐसा पैथवे है जो सेल की मेटाबॉलिक स्टेट पर डिपेंडेंट है। जो सेल की मेटाबॉलिक स्टेट से अफेक्ट होगा वो सिम्प्लास्टिक है, जो नहीं होगा वो एपोप्लास्टिक है। लास्ट बात एक और, एक्सटेंड अप टू एंडोडर्मिस ओनली। ध्यान दीजिए, केवल एंडोडर्मिस तक ही। यहां मैंने कहा एक्सटेंड अप टू वस्कुलर सिस्टम। ये वस्कुलर सिस्टम तक एक्सटेंडेड है, जाइलम और फ्लोएम तक जाता है रूट हेयर से, और बीच में कहीं पर भी से कोई रोकता नहीं है। सो ये दो तरह के पैथवेज हैं। रिवाइज इट वंस, वाया डेड पार्ट, वाया लिविंग पार्ट। डेड पार्ट में सेल वॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस है, लिविंग पार्ट में साइटोप्लाज्म प्लाज्मेटोस्मेटा है। 96% ट्रांसपोर्ट को कैटर कर सकता है, ओनली फॉर 4% ट्रांसपोर्ट। पैसिव, एक्टिव, नो रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, इंडिपेंडेंट फ्रॉम सेलुलर मेटाबॉलिक स्टेट, डिपेंड्स ऑन मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ सेल। ठीक है, एक्सटेंड अप टू एंडोडर्मिस ओनली, एक्सटेंड अप टू वस्कुलर सिस्टम। ये कुछ एक डिफरेंसेस आपके दिमाग में दोनों पैथवेज को लेकर के जरूर रहने चाहिए। एक चीज क्लियर कीजिए कि जैसे अगर डायग्रामेटिकली आप इसे समझें तो कैसे क्लियर करेंगे। लाइक दिस, ये रूट हेयर मैंने आपके सामने बनाया, फिर मैंने कहा कि ये एक सेल है, इस तरीके से यहां पर भी सेल बनाई, यहां पर भी सेल बनाई, और एट द एंड we have created the last cell, and after which vascular bundle came into existence. इन सेल्स के बीच में मैंने यहाँ पर प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस क्रिएट कर दिए हैं, और मैंने आपको ये बताया कि ये इनकी सेल वॉल्स भी हैं, ये इनकी सेल वॉल्स भी हैं। सी, लाइक दिस। एंडोडर्मिस लास्ट में है। एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप यहाँ पर डली हुई है, यहाँ भी और यहाँ भी, पूरी तरीके से सेल्स पर है। अगर कोई सब्सटेंस यहाँ से चलता है सेल वॉल के वाया, इधर से होते हुए ऐसे लाइक दिस, सी, अगर यहाँ से कोई चलता है तो यहाँ पहुंच के रुक जाएगा, तो यहाँ से उसे सिम्प्लास्टिक होना पड़ेगा। ठीक है, ये रास्ता सिम्प्लास्टिक एपोप्लास्टिक के लिए है, एंड में जाकर उसे सिम्प्लास्टिक बनना ही पड़ता है। लेकिन अगर कोई दूसरा रास्ता लेता है लाइक दिस, तो ये देखिए, ये है सिम्प्लास्टिक रास्ता। ठीक है, दिस इज कैस्पेरियन स्ट्रिप। वस्कुलर बंडल आपको दिख ही रहा है, एंडोडर्मिस ये रही। ठीक है, और भी चीजें हैं एंडोडर्मिस के, इधर आप कॉर्टिकल रीजन और बाकी सारी चीजों पर बात करेंगे। लाइक दिस, ये सेटअप से आपको थोड़ा आइडिया इसका जरूर लग जाएगा कि किस तरीके से ये ट्रांसफर होता रहता है।
मैं आगे बढ़ता हूं और चीजें डिस्कस करता हूं अगले लेवल की, दैट इज वाटर मूवमेंट अपवर्ड, वाटर मूवमेंट अपवर्ड इन प्लांट। अब्जॉर्प्शन क्लियर हो गया, रूट हेयर से लेकर मस्कुलर बंडल तक आ गया, अब ऊपर कैसे जाएगा, यानी कि हम बात कर रहे हैं एसेंट ऑफ सैप की। एसेंट ऑफ सैप कैसे क्लियर होगा, ये जो पानी मिनरल मिल करके आ गए हैं मस्कुलर बंडल में, नाउ हाउ दे मूव अपवर्ड इन द प्लांट बॉडी। अगर आप वाटर मूवमेंट अपवर्ड इन प्लांट की बात करें या एसेंट ऑफ सैप की बात करें तो आप बड़ी आसानी से ये चीज समझ सकते हैं कि एक्सप्लेन्ड बाय कोहेशन टेंशन थ्योरी, जो कि डिक्सन एंड जॉली की थ्योरी है, डिक्सन एंड जॉली ने दी है। कोहेशन टेंशन थ्योरी से आप इस पूरे अपवर्ड ट्रांसपोर्ट को आसानी से समझ सकते हैं। ध्यान देने वाली बातें इसमें, सबसे पहले मैं इस नाम को हटा देता हूं और हम इसके आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के थ्रू ये चीज समझाता हूं। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बेटा क्या होता है कि उसका पर्पस ये है ताकि आप उस डायग्राम को फ्यूचर रेफरेंस के लिए ले सकें और जहां भी जरूरत पड़े वहां पर उस डायग्राम को इंटरप्रेट करके आपका आंसर रेडी हो जाए, व्हाटएवर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। सो डिक्सन एंड जॉली की जो थ्योरी है, जो ये बात है जो समझाते हैं, वो क्या है वो समझिए जरा। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ये एक स्टेम है, ग्राउंड लेवल है, ये यहां पर रूट हेयर है और इस तरीके से ये चीज यहां बनी हुई, ठीक है। ये लीफ का पार्ट है, वेन्स है, मिडरिब और वेन्स इस तरीके से अरेंज है। यहां पर एक स्टोमेटा मैंने आपके सामने रख दिया है। अगर आप देखें ध्यान से तो वाटर कॉलम यहां 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 इस तरीके से अरेंज है, लाइक दिस। वाटर कॉलम इस तरीके से अरेंज है, दीज आर वाटर मॉलिक्यूल्स वन बाय वन। इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है, पहले ही मैं बता चुका हूं, हम उस पर एक बार बात कर रहे हैं। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स, दिस इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। इसको कुछ साइंटिस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कहते हैं। 30 मेगापास्कल स्ट्रेंथ है, बहुत ही स्ट्रांग फोर्स है। याद रखिए कि कंडक्शन टिश्यूज जो हैं, जैसे कि जाइलम के ट्रैकीड और वेसल्स, उनमें भी अगर आप देखें तो उनके दोनों के बीच में भी एक स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जरूर है, एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड मेम्ब्रेन ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू इज नोन एज एडहेसिव फोर्स, दैट इज नोन एज एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, और इन सब को जोड़कर एक वाटर कॉलम आपके सामने है। अगर कभी ऐसा होता है कि यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाता है, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाता है वाया ट्रांसपिरेशन। कैसे आ जाता है? वाया ट्रांसपिरेशन। जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर आता है बेटा, आपने पढ़ा है और आपने समझा भी है कि जिस मेसोफिल सेल की वॉल के पास से या जिस मेसोफिल सेल से पानी का मॉलिक्यूल उड़कर जाएगा वो सेल ड्राई हो जाएगी। ड्राई से मेरा मतलब क्या है? ड्राई से मेरा मतलब ये है कि उसके अंदर सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ गया बिकॉज सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन घट गया है। अब अगर सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो उसका साई डब्ल्यू, वाटर पोटेंशियल याद कीजिए, उसका साई डब्ल्यू जो है वो एकदम जाहिर सी बात है कि उसका साई डब्ल्यू, अगर वाटर घटा है तो साई डब्ल्यू भी घट जाएगा। तो उसके नेबरिंग सेल, उसके जो पड़ोस में सेल है, उसके पास ज्यादा वाटर है with high psi W. Water always flow from high psi W to low psi W area. You have already concluded this. So from neighboring cell water reaches to that cell. ऐसे ही जैसे मान लीजिए कि ये 1, 2, 3 और 4 सेल्स हैं। ध्यान दीजिए, इस सेल से पानी उड़ गया ऊपर,
यहां पर H2O उड़ के ऊपर आ गया। अब ये अपने बगल वाली सेल से कहेगा कि मुझे दे दीजिए पानी। आप बोरोइंग मेथड जानते हैं, बिल्कुल वैसा है। फिर यहां से यहां इधर पानी, फिर यहां से यहां इधर पानी। इसी फ्लो को, इसी वाटर फ्लो को फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल हम कहते हैं दिस इज सेल 1, दिस इज सेल 2, दिस इज सेल 3 एंड दिस इज सेल 4। मान लीजिए कि हम अभी सेल 4 से पानी उड़ा रहे हैं, तो सेल 1 2 3 4। अब देखिए वाटर कॉलम क्लियर हो रहा है कि नहीं? यही वाटर कॉलम का मैकेनिज्म है, इसी के थ्रू पानी आगे जाता रहता है। तो जो एक पुल यहां पर क्रिएट हुआ बेटा, जो एक पुल क्रिएट हुआ, दैट पुल इज नोन एज ट्रांसपिरेशन पुल। मैं पहले कह चुका हूं दैट ट्रांसपिरेशन पुल इज नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। दूसरी तरफ एट नाइट टाइम, जब रात है, यहां से कोई ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है, तो उस दौरान ये पुल स्टॉप हो जाएगा। उस दौरान एक दूसरा फोर्स वर्क करेगा, वो भी देखते रहिए। हम ये कह रहे हैं कि यहां से वाटर मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, एटीपी खर्च करके एक सेल जो रूट हेयर की है वो पानी को अंदर खींच लेती है। ये प्रोसेस जैसे ही पानी अंदर आता है, इट क्रिएटेड अ पुश अपवर्ड, इट क्रिएटेड अ पुश अपवर्ड। तो ये जैसे ही ऊपर धकेलेगा, तो यहां से एक ऊपर की तरफ फोर्स जनरेट होगा। दैट फोर्स ऑफ अपवर्ड पुश इज नोन एज रूट प्रेशर। इसको हम क्या कहते हैं? रूट प्रेशर कहते हैं, जो ऊपर पानी को धकेलता है। ये पैसिव है, हाँ ये पैसिव है। तो ये जो प्रेशर आप नीचे देख रहे हैं, दिस इज एक्टिव प्रेशर जनरेटेड ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ एटीपी। क्लियर कीजिए कॉन्सेप्ट्स को। ट्रांसपिरेशन हुआ, पानी ऊपर जा रहा है, क्वेश्चन टेंशन थ्योरी डिक्सन एंड जॉली की इस तरीके से वर्क करती है बेटा। अगर चीजों को और समझाएं, तो कैसे एक्सप्लेन करते हैं इस बात को, जरा ध्यान दीजिए। इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि जो वाटर का लॉस होना है, वो उसके लिए दो फोर्स, अपवर्ड मूवमेंट है सॉरी, उसके लिए दो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं। टू फोर्सेस इन एसेंट ऑफ सेल। दो फोर्सेस की हमने बात की, हमने समझ लिया है कि एक ट्रांसपिरेशन पुल है और दूसरा रूट प्रेशर है। आप जानते हैं ट्रांसपिरेशन पुल है और रूट प्रेशर है, ये दो चीजें हैं। ये स्ट्रॉन्ग प्रेशर है, स्ट्रॉन्ग पुलिंग फोर्स, ऐसा लिखा है एनसीईआरटी में। यहां लिखा है मॉडेस्ट, मॉडेस्ट मतलब कमजोर, थोड़ा मॉडरेट, मॉडेस्ट पुशिंग फोर्स, modest pushing force can work up to, ध्यान दीजिए, can work up to 130 मीटर हाइट, 130 मीटर हाइट तक वर्क कर सकता है। यहां मैंने लिखा फंक्शनल फॉर 10 to 20 मीटर, 10 to 20 मीटर हाइट तक ही वर्क कर पाएगा। थोड़ा और आगे बढ़े, ट्रांसपिरेशन पुल में मैंने कहा chiefly involved in, ये जो मेन फोर्स है, chiefly involved in ascent of sap। जबकि दूसरी तरफ मैं यहां कह रहा हूं that chiefly involved in maintenance of broken water column। जो वाटर कॉलम किसी कारणों से ब्रेक हो जाए, उसे मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है बेटा? रूट प्रेशर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा कहा जाता है कि इट इज अबाउट 100 टाइम मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लगभग 100 गुना ज्यादा होता है।
about 5 to 10 times more than atmospheric pressure. मैं आपको ये बातें क्लियर करना चाहूंगा और ये चाहूंगा कि ये 4 पॉइंट आप जरूर ध्यान रखें. स्ट्रॉन्ग पुलिंग फोर्स, मॉडेस्ट पुशिंग फोर्स कैन वर्क अप टू 130 मीटर, 10 to 20 मीटर हाइट तक ही वर्क करेगा. चीफली इन्वॉल्व इन एसेंट ऑफ सैप. एसेंट ऑफ सैप में मेनली ये फोर्स इन्वॉल्व होता है. अगर कभी वाटर कॉलम ब्रेक हो जाए तो इसको मेंटेन करने की रिस्पांसिबिलिटी रूट प्रेशर की है फ्रेंड्स. 100 टाइम मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 5 to 10 टाइम मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये बातें यहाँ पर जरूरी है. लेट्स कम टू केस स्टडी पार्ट. यहाँ पर 2-3 चीजें छोटी छोटी इंपॉर्टेंट हैं, उन पर भी आप जरूर बात कर लें. सबसे पहले तो डिस्कशन में ये है कि जब आप 3 केस स्टडीज पर बात करते हैं, मैं मेंशन करता हूं हैव अ लुक. केस स्टडी 3, मॉर्निंग, नून, नाइट. मॉर्निंग में, नून में, नाइट में. मॉर्निंग का कंडीशन ही इवनिंग में भी रहेगा, सो यू हैव टू नो वरी. आप इवनिंग में भी वो कंडीशन ध्यान रख सकते हैं. सो मॉर्निंग इवनिंग में क्या कंडीशन है कि जो अब्जॉर्प्शन है वो और ट्रांसपिरेशन दोनों बराबर है. अब्जॉर्प्शन और ट्रांसपिरेशन बिल्कुल बराबर है. देयर इज नो प्रॉब्लम. इन नून टाइम अब्जॉर्प्शन जो है वो तो उतना ही रह गया, कम पड़ गया है बल्कि, लेकिन जो ट्रांसपिरेशन है वो बहुत ज्यादा हो गया. ट्रांसपिरेशन इज एक्सेस, अब्जॉर्प्शन इज लेस. नाइट टाइम जब ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है तो उस दौरान क्या होगा बेटा? अब्जॉर्प्शन एक्सेस हो गया, ट्रांसपिरेशन कम हो गया. See, these 3 conditions are for your reference. जब absorption ट्रांसपिरेशन दोनों सेम है तो हमने कहा कि नॉर्मल वाटर कॉलम को कोई प्रॉब्लम नहीं है. नॉर्मल प्लांट ग्रोथ, एकदम नॉर्मल प्लांट ग्रोथ चल रही है. अब्जॉर्प्शन ज्यादा के बजाय अगर अब्जॉर्प्शन कम हो जाए, ट्रांसपिरेशन बढ़ जाए, तो आप कहेंगे कि वाटर कॉलम ब्रोकन, वाटर कॉलम ब्रेक्स, जिसकी वजह से अब्जॉर्प्शन तो धीरे धीरे हो रहा है लेकिन लीफ तक पानी पहुंच नहीं पा रहा, कमी पड़ गई है. तो आपने कहा कि लीफ विल्ट, जो पत्तियां हैं वो विल्ट कर जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी, मुरझाने लगेंगी. और इस कंडीशन में, ठीक है, जब ऐसा है तो आपने कहा कि फिर रात में उसने पानी पुश किया, वाटर कॉलम नॉर्मल, वापस वाटर कॉलम नॉर्मल हो गया और गट्टेशन अकर. गट्टेशन यानी सैप लीकेज. सैप जो है वो लीक करने लगता है, जिसे आप गट्टेशन कहते हैं, बिंदु श्रवण, वो होने लगता है. ये एक तीसरी कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए. ठीक है बेटा, ये केस स्टडी है तीनों केसेस को समझाने के लिए. एक छोटा सा डिस्कशन आगे फर्दर प्रोसीडेड है एंड दैट इज कि ये गट्टेशन क्या होता है. पहले आप गट्टेशन समझ लें तो चीजें और थोड़ी क्लियर हो जाएंगी. गट्टेशन के और भी नाम है. इट विल बी कॉल्ड एज गट्टेशन, एक्सुडेशन या ब्लीडिंग. ये जो तीनों ही मैकेनिज्म हैं, नाम वैसा ही कुछ है, सभी में सैप रिलीज होता है, हम इनको गट्टेशन कहते हैं. मैंने आपके सामने लिखा अकर्स वाया हाइडेथोड. हाइडेथोड नाम के स्पेशल पोर्स होते हैं, स्पेशल पोर्स होते हैं, उनके वाया होता है. तो मैंने लिखा अकर्स वाया हाइडेथोड्स. थोड़ा और आगे बढ़े तो हमने ये कहा अकर्स ड्यूरिंग नाइट
तभी होता है जब ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो जाए, ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो जाए तब होता है। इन ग्रासेस, यूजुअली इन ग्रासेस, ठीक है, इट इज रिलीज ऑफ इम्प्योर वाटर। ये इम्प्योर वाटर का रिलीज है। मैं सैप कह रहा हूं, 10 लीड्स टू, 10 लीड्स टू, यही वजह है कि इसके एंड में जब वो पानी आगे वेपराइज हो जाएगा, 10 लीड्स टू सॉल्ट डिपोजिशन, सॉल्ट डिपोजिशन नियर हाइडेथोड्स। हाइडेथोड्स के पास बाद में सॉल्ट डिपोजिशन करता है। ये गटेशन का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको याद रखना है। हाइडेथोड स्पेशल पोर्स होते हैं। जैसे अगर आप कभी लीफ देखें तो लीफ के टिप से यहाँ पर पानी की बूंदें जो टपकती रहती हैं, यहाँ हाइडेथोड्स हैं। अगर आप कभी कोई फ्लावर देखें, जैसे आपने फ्लावर देखा, आप कहते हैं कि फ्लावर के बीच बीच में यहाँ पर पेटल्स में मिडरिप जैसा स्ट्रक्चर बनता है, उनके किनारे पानी टपकता है। सो दीज आर द केसेस in which you can easily observe the process of guttation or exudation. So this is the simple discussion related to that. हम आगे बढ़ते हैं। आगे के डिस्कशन में क्या है बेटा, ये हमें समझना है कि एग्जैक्टली ट्रांसपिरेशन क्या होता है। सो लेट्स मूव टू दैट। बात कर रहे हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन समझते हैं। आपने ये बात बहुत पहले से पढ़ी है, आप जूनियर क्लासेस में आपने ये वर्ड सुना होगा। हम शुरू कर रहे हैं। डेफिनेशन ये है कि लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम excuse me, from aerial parts of plants। प्लांट्स के एरियल पार्ट से वाटर का वेपर के फॉर्म में लॉस ही ट्रांसपिरेशन कहलाता है। ये ट्रांसपिरेशन जो है एरियल पार्ट से जो हो रहा है, अगर आप इसकी बात करें तो ये प्योर वाटर है। ये क्या है? लॉस ऑफ प्योर वाटर। ध्यान रहे, प्योर वाटर का लॉस है। पूरे ट्रांसपिरेशन पॉइंट में हमने ये कहा है कि प्लांट ओनली यूटिलाइज अबाउट 3% वाटर एंड रेस्ट गेट्स ट्रांसपायर्ड। यानी बाकी का 97% वाटर जो अबाउट है वो क्या हो जाता है? ट्रांसपायर हो जाता है। प्लांट उसे यूटिलाइज नहीं करता है। ट्रांसपिरेशन के बारे में जो अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही जाती है वो ये कही जाती है कि इट इज नेसेसरी एविल। नेसेसरी भी है, एविल भी है, जरूरी है, बुरी आदत है। नेसेसरी कैसे? आपने अभी थोड़ी देर पहले समझा। लीड्स टू ट्रांसपिरेशन पुल, leads to transpiration pull and transpiration pull है, इसी वजह से मिनरल अब्जॉर्प्शन है। क्लियर? ये विल फिर क्यों है? इंटेंस लॉस ऑफ वाटर may lead to death of plant। इसीलिए हम इसे एविल कंसिडर करते हैं। बहुत ज्यादा वाटर लॉस होता है, हो सकता है प्लांट की डेथ भी हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझनी है। जो ट्रांसपिरेशन है बेटा, वो कुछ सिग्निफिकेंसेस सर्व करता है। तो पहले आप ये बात पर पहुंचे कि ट्रांसपिरेशन की वजह से सिग्निफिकेंस क्या क्या है। पहला सिग्निफिकेंस जो ट्रांसपिरेशन कॉज करता है
वो आपने कहा कि हेल्प्स इन एसेंट ऑफ सैप, ये जो सैप है उसके ऊपर चढ़ने के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदारी से काम करता है। हेल्प्स इन एसेंट ऑफ सैप के बाद अगर हम सेकेंड पॉइंट पर चलें तो आप कहते हैं कि कूलिंग ऑफ, यही रिस्पॉन्सिबल चीज है, कूलिंग ऑफ प्लांट पार्ट्स टू प्रिवेंट देयर बर्निंग, प्लांट पार्ट्स की कूलिंग ताकि इनकी बर्निंग ना हो पाए, ये ट्रांसपिरेशन का काम है। और सबसे लास्ट में प्रोवाइड रिजिडिटी टू वीक प्लांट पार्ट्स, जो बहुत कमजोर प्लांट पार्ट्स हैं उनको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ये ट्रांसपिरेशन की खास बात है। ये इसके साथ बहुत जरूरी 3 सिग्निफिकेंस आपको याद रखने हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन पे चले तो हमें और भी चीजें क्लियर होंगी। हम उन पर एक बार जरा ध्यान देते हैं कि ट्रांसपिरेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, ध्यान दीजिए बेटा, टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या है, एग्जैक्टली क्या है कि बेस्ड ऑन पार्ट्स इन्वॉल्व, ट्रांसपिरेशन कैन बी ऑफ 4 टाइप्स। ट्रांसपिरेशन कैन बी ऑफ 4 टाइप्स, 4 तरह का होता है ट्रांसपिरेशन। पहले नंबर पे मैंने लिखा स्टोमेटल, दूसरे नंबर पे मैंने लिखा क्यूटिकुलर, तीसरे नंबर पे मैंने लिखा बार्क ट्रांसपिरेशन, और चौथे नंबर पे मैंने लिखा लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटल, क्यूटिकुलर, बार्क, लेंटिकुलर। वाया स्टोमेटा, स्टोमेटा के वाया है ऑन लीफ सरफेस, मोस्टली लीफ सरफेस पर स्टोमेटा होते हैं, उनके वाया अगर हो रहा है तो वाया स्टोमेटा ऑन लीफ सरफेस। क्यूटिकुलर पर ध्यान दीजिए, वाया लीफ सरफेस अदर देन स्टोमेटा, लीफ सरफेस से ही हो रहा है लेकिन स्टोमेटा के अलावा, अदर देन स्टोमेटा। बार्क ट्रांसपिरेशन क्या कहता है, वाया स्टेम सरफेस, वाया स्टेम सरफेस अदर देन लेंटिसेल्स, अदर देन लेंटिसेल्स। यहां मैं कह रहा हूं कि वाया लेंटिसेल्स, आपने पढ़े लेंथ शेप्ड पोर्स होते हैं, वाया लेंटिसेल्स ऑन स्टेम, स्टेम पर पाए जाने वाले लेंटिसेल के थ्रू हो तब। ऐसे लिखने के पीछे पर्पस ये है बेटा कि इनका ऑर्डर भी फिक्स है, स्टोमेटल हाईएस्ट, क्यूटिकुलर सेकंड, बार्क थर्ड एंड लेंटिकुलर इज द लीस्ट। अगर हम देखें तो जनरली 3 to 97% ट्रांसपिरेशन वाया स्टोमेटा होता है। बचा हुआ अगर आप देखें तो यहां पर हमने कहा 3 to 97%, अगर सिंपली कहें तो 50 to 97% हम कहते हैं, यहां 3 to 10% कहते हैं, और इधर पहुंचते हैं तो लगभग 1% ट्रांसपिरेशन, और इधर 0.1% में ट्रांसपिरेशन चलता है। इसका ट्रांसपिरेशन जो है वो 0.1% के बराबर है। इस तरीके से ये ऑर्डरिंग है। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन है ये अप टू 50% भी हो सकता है इन सम ग्रासेस, कुछ ग्रासेस में ये अप टू 50% भी हो सकता है। तो ये बात आपको यहां पर क्लियर याद रहनी चाहिए कि ये चीज हमें समझनी है ट्रांसपिरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो पार्टीशन वाइज हो गया, पार्ट्स हो गए ट्रांसपिरेशन के, हम ये बात क्लियर करते हैं। आपने ये पढ़ा है कि ट्रांसपिरेशन जनरली मेजरली स्टोमेटा के वाया होते हैं। हम ये स्टोमेटा वाला ट्रांसपिरेशन जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे एनाटॉमी सेक्शन में कि स्टोमेटा की स्ट्रक्चर क्या है। जिस दौरान ट्रांसपिरेशन होता है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि जिस दौरान ट्रांसपिरेशन होता है उस दौरान 2 चीजें हैं,
एक अगर आप कहें कि ये लीफ है और ये एटमॉस्फेयर है, तो स्टोमेटा खुला लीफ का, तो लीफ के स्टोमेटा, आप इसे ऐसे समझें, मैंने लीफ बना दी, पिक्चराइजेशन ठीक रहता है, तो मैंने कहा कि ये स्टोमेटा है, तो जिस दौरान ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो वाटर यहां से निकलकर यहां जाता है, वाटर विल मूव आउटवर्ड फ्रॉम दिस टू दैट एरिया। इसी दौरान आप ये कहते हैं कि वाटर के साथ साथ चूंकि ऑक्सीजन यहां ज्यादा है तो ऑक्सीजन भी डिफ्यूज होके जा रही है, O2 भी डिफ्यूज होके प्लांट से अंदर जा रही है, लेकिन CO2 यहां ज्यादा है तो CO2 प्लांट में जा रही है, CO2 अंदर जा रही है और बाकी चीजें बाहर आ रही है। ये रीजन वही है कि यहां पर मोर पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो इसलिए वहां से वहां ट्रांसफर हो रहा है, हाई पार्शियल प्रेशर तो CO2 अंदर जा रहा है और बाकी सब बाहर आ रहे हैं। तो ये क्लियर आइडिया आपका यहां रहना चाहिए, ट्रांसपिरेशन इन चीजों के सिग्निफिकेंस को पूरा करने के लिए बना हुआ है। There is a thing to discuss in NCERT. A simple explanation of some point has been given. One of them is transpiration, photosynthesis, compromise. Transpiration, photosynthesis, compromise. वो ये पूछते हैं कि आप ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस के कंप्रोमाइज को क्या समझते हैं। देखिए, आप ये बात क्लियरली जानते हैं कि अगर प्लांट ट्रांसपिरेशन को घटाने की कोशिश करे तो मिनरल मिलना कम हो जाएगा, और अगर मिनरल कम मिलेंगे तो फोटोसिंथेसिस और ग्रोथ भी कम होगी। तो इस वजह से प्लांट ये चाहता है कि ट्रांसपिरेशन तो घटे, वाटर लॉस घटे, लेकिन फोटोसिंथेसिस के ऊपर कोई इंपैक्ट ना पड़े। तो मैंने मैकेनिज्म लिखी, रिड्यूसिंग वाटर लॉस without reducing productivity, वाटर लॉस को रिड्यूस करो लेकिन प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस ना करें, तो ये मैकेनिज्म है कंप्रोमाइज का, ये पर्पस है। तो आपने पढ़े होंगे कि C4 और कैम प्लांट्स हैं, C4 और कैम प्लांट्स हैव more productivity and high water efficiency. प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा, वाटर एफिशिएंसी भी ज्यादा। जबकि दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि C3 प्लांट की अगर आप बात करें तो प्रोडक्टिविटी भी लेस है, लेस प्रोडक्टिविटी और लेस वाटर एफिशिएंसी भी कम है और प्रोडक्टिविटी भी कम है। इसीलिए हम इसे इवोल्यूशन का पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं कि ये यहां से इवोल्यूशन करके आगे की तरफ जा रहा है। C3 प्लांट्स जो हैं वो बेसिक हैं, C4 और कैन इन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े ज्यादा एडवांस और ज्यादा स्ट्रांगली बने हुए हैं। ट्रांसपिरेशन को घटाना, वाटर एफिशिएंसी को बढ़ाना, बिना फोटोसिंथेसिस या प्रोडक्टिविटी के साथ कंप्रोमाइज किए हुए ही ये आइडिया आपके सामने रिप्रेजेंट करना है। तो हमने बेसिक आइडिया कहां तक कर लिया कि ट्रांसपिरेशन और वो सारी चीजें हमने समझ ली हैं। दो बातें इस चैप्टर में और बच रही हैं। सबसे पहले तो मिनरल कैसे अब्सॉर्ब होते हैं, दूसरा फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट, और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी इसके करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डीपी और ओपीडी और इन सब के लिए ये हम अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू।